So today we are going to solve IGCSE 0625 paper 2 variant 2. Let's start the paper. ठीक है, पेपर स्टार्ट करते हैं. एक्सटेंडेड है, कोर नहीं है. ठीक है. So let's start with question number 1. Question number 1 कहता है कि student wishes to measure accurately the volume of approximately 40 centimeter cube of water. 40 centimeter cube, 40 centimeter cube of water she has to measure. ठीक है, via two measuring cylinders, a larger one that can hold 100 centimeter cube and a smaller one that can hold 50 centimeter cube. The water forms a meniscus where it touches the glass. meniscus वो होता है जब लिक्विड इस तरह से बनता है. ठीक है, इस तरह से पड़ा हुआ होता है बीकर के अंदर. दिस शेप इज कॉल्ड meniscus. अब इस meniscus में, यानी इस meniscus में ये नीचे वाला पार्ट लोअर meniscus कहलाता है और ये वाला पार्ट अपर meniscus या टॉप meniscus कहलाता है. याद रखिए, वाटर के केस में वी हैव टू रीड द लोअर meniscus और मरकरी के केस में इस तरह का शेप बनता है, ऐसा शेप बनता है. सो मरकरी के केस में हमें अपर meniscus पढ़ना पड़ता है. ठीक है. सो टुडे वी हैव वाटर. सो वाटर के केस में हमने लोअर meniscus को रीड करना है. सो आपने बॉटम ऑफ द meniscus उसको रीड करना है वाटर में, और मरकरी में इस तरह का शेप बनता है ऐसे. तो इस तरह के शेप में ये टॉप ऑफ द meniscus मरकरी में रीड करना होता है. क्लियर है. सो यहाँ पर क्या होगा, सो बॉटम ऑफ द meniscus होगा, जो बॉटम ऑफ द meniscus होगा. ठीक है, वो बॉटम ऑफ द meniscus आपने रीड करना होगा वाटर के केस के अंदर. सही है. मरकरी के केस के अंदर टॉप ऑफ द meniscus. सो जनाब बी और डी तो वैसे ही चले गए. नाउ यू हैव एन ऑप्शन ए, और ए के साथ आपके पास सी बचेगा. इनमें से कोई एक चूज करेंगे. अब आप सुनिए, वो कह रहा है कि उसके पास दो सिलेंडर, एक 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला और एक 50 सेंटीमीटर क्यूब वाला, और यू हैव टू मेजर 40. तो आप किसमें से मेजर करेंगे? सो देखो, आप उसमें मेजर करोगे जिसमें एक्यूरेट रीडिंग आने के चांसेस ज्यादा होंगे. तो द क्वेश्चन इज दैट कि एक्यूरेट वैल्यू आने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा किसमें होंगे? वो उसमें ज्यादा होंगे कि जिसमें, सुनिए, ये 40 सेंटीमीटर क्यूब वाला है, ये 50 सेंटीमीटर क्यूब वाला है, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला है. अब सुनो, अगर मान लो इसमें 40 सेंटीमीटर क्यूब इस हाइट पर आ रहा है. ठीक है, इसमें 40 सेंटीमीटर क्यूब इस हाइट पर आ रहा है. तो जरा सोचो, इसका 40 आने के लिए यहां हो सकता है 10 हो. ठीक है, यहाँ 20 हो, बल्कि और ऊपर कर लेते हैं, ये 10 हो, ये 20 हो. ठीक है, ये 30 हो. ठीक है, इस तरह से कुछ होगा. ठीक है, आधी बात समझ, इस तरह से होगा. यानी ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये 20 होगा, ये 30 होगा और ये 40 होगा. ये वैल्यूज क्लोज हैं. यहां पर देखो, तो यहां पर ये, यहां कहीं 10 आएगा, यहां कहीं 20 आएगा, यहां कहीं 30 आएगा. तो वैल्यूज आर फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर है. तो रीड करने में आसान होगा. एक्यूरेसी के चांसेस तुम्हारे ज्यादा कहां पर होंगे? एक्यूरेसी के चांसेस तुम्हारे राइट वाले पे ज्यादा होंगे, इधर ज्यादा चांसेस होंगे, बिकॉज द वैल्यूज आर अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. सो आ रही बात समझ में? तो ये इस पे तुम टिक करोगे, छोटे वाले पर, यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यूब वाले के ऊपर. इज इट क्लियर? तो सी तुम्हारा जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है. ए जो है वो तुम्हारा वो भी चला जाएगा. इज इट क्लियर? समझ आ रही है? नेक्स्ट पे चलते हैं. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ. सो स्पीड टाइम ग्राफ की बात अगर हम कर रहे हो, तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर यू शुड नो दैट वो कह रहा है कि विच क्वांटिटी इज इक्वल टू द एरिया अंडर ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया निकालोगे तो तुम्हें डिस्टेंस देगा. सी इज द करेक्ट आंसर है. इज इट क्लियर? सिंपल है, समझाने की जरूरत नहीं है. जो समझाने वाले उनको हम ब्रीफ करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. ग्रेडियंट एक्सेलरेशन था ना? ग्रेडियंट इसका, बिल्कुल इसका ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देगा. ठीक है, दैट विल प्रोवाइड यू द कांसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन. क्लियर है? ठीक है. स्पीड टाइम ग्राफ, बेसिकली स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. सो इफ एग्जामिनर डजंट गिव यू वेलोसिटी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वो अगर स्पीड भी लिख देता है, सो दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल फॉर यू. ठीक है, दोनों का एक ही मतलब कंसीडर कर लो. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. एन एस्ट्रोनॉट of mass 80 kg is standing on a planet with gravitational field strength of 3.8 Newton per kg. वो कह रहा है कि what is the weight of the astronaut on this planet? So you should know कि W equals to mg. Mass is 80 multiplied by 3.8. So 80 times 3.8 करें, 80 times 4 कर लें तो 320 के अराउंड आता है. तो नियरेस्ट वैल्यू 300 बनती है, जो ये विदाउट कैलकुलेटर. अगर मैं इसको 80 times 4 कर लूं, सो ये 320 न्यूटन बनता है. तो नियरेस्ट ये है.
अगर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इफ आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर, और अगर है सो भाई फटाफट मल्टीप्लाई कर लो, उसको देख लो। सो क्या बनता है 80 304 टाइम्स 3.8 304 न्यूटन, एंड राउंड ऑफ करके वन सिग्निफिकेंट फिगर में इट इज 300 न्यूटन। क्लियर? सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन हो गया। चलें, सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आया सो प्लीज आस्क द क्वेश्चन, पॉज कर लो, पूछ लो। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी यू हैव, गाइस प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, पूछ लो। अ सील कंटेनर ऑफ 200 centimeter cube container air at high pressure, the container is placed on the top and balance, the balance is 200 gram, all air is removed by vacuum pump and the balance reading changes to 196 grams। ठीक है, यानी इनिशियल रीडिंग 200, फाइनल वाज 196 जब एयर रिमूव कर दी गई, व्हेन द एयर इज रिमूव्ड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सो यू हैव द मास, सो सब्ट्रैक्ट कर लो 196 को 200 में से, you will have 4 grams. So 4 gram is your mass. So if you want to calculate the density, so 4 gram divided by 2000, so I mean it's 2000 centimeter cube. So 4 divided by 2000 is equals to 2 divided by 1000. So is equals to 0.002. So A is the correct answer. Clear हो गई बात? बच्चों वाला सवाल है, कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा टिपिकल है, इसको देखना। Each diagram shows the 3 forces on a beam. In this situation, is it possible for 3 forces shown to be in equilibrium? जनाब, equilibrium. There were 2 conditions of equilibrium. The sum of all the forces was 0, ठीक है, and sum of all the moment was 0। Clear? Sum of all the forces भी 0 होना चाहिए, sum of all the moment भी 0 चाहिए, so object must be in equilibrium। So question देखो, in this situation is it possible for 3 forces shown to be in equilibrium? Forces equilibrium में हो, आइए जरा चेक करते हैं। भाई इधर देखें, ठीक है, इधर देखिए, ये अपवर्ड फोर्स है। अच्छा, अब अगर मैं इसको इमेजिन करूं कि ये एक अपवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड है, ठीक है, आ रही बात समझ में? These are the downward forces, downward forces। Assume कीजिए अगर मैं इसको बारी बारी यहां लगाता भी हूं, ठीक है, तो ये तो downward forces का sum is equals to the sum of the upward forces। ये तो बैलेंस हो गया। यानी अगर ये दो फोर्सेस को देखा जाए, ये these are the two downward forces, इनको ऐड कर लो तो ये तो अपवर्ड फोर्सेस के सम के इक्वल होता है। तो बच्चा तो ये सोचेगा कि सर ये तो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई। ठीक है, जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई, सो वी कैन से द सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। तो सर ये तो इक्विलिब्रियम कंटेन हो गया, ये तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। यानी अगर मैं तो या तो ये कह लूं कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों का सम कितना है? 0। यानी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों का सम कितना होना चाहिए? ठीक है, 0। या तो मैं ये कह लूं, या मैं ये कह लूं कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स बोथ मस्ट बी बैलेंस, दोनों बैलेंस होने चाहिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो लग रहा है कि ये तो बैलेंस हो गई, बिल्कुल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन नहीं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पिवट लगा दूं, इसको रोटेटिंग पॉइंट बना दूं, सो ये दोनों इसको घुमाना शुरू कर देंगी और ये फोर्स पिवट से पास हो रही है, तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज। सो दिस विल नॉट अचीव एन इक्विलिब्रियम, क्योंकि घूम तो रहा होगा। फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी, सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी, ये घूमता ही चला जाएगा। जस्ट लाइक स्टीयरिंग व्हील जब घूम रहा होता है, ठीक है, वो ऑल दो के वो ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का, लेकिन वो रोटेट कर रहा है, so that is not in equilibrium। सही है, सो ए तो आपका जाएगा। आ रही बात समझ में? लेट्स टॉक अबाउट बी। बी में क्या है? ये और ये फोर्सेस बैलेंस है। ठीक है, जरा देखो, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आर बैलेंस, ठीक है, इक्वल है, अपोजिट है, बैलेंस है। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स मौजूद है, ये किसी से बैलेंस नहीं हो रही, सो यहाँ पे सम ऑफ फोर्सेस 0 नहीं हो रहा। ठीक है, सो बी भी गया, टाटा बाय बाय। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी। अब सी में क्या कंडीशन है? ठीक है, सी में कंडीशन ये है कि सी में ये फोर्स और ये फोर्स ऑल दो, चलो फॉर एग्जांपल ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, अपोजिट है, मान लें पैरेलल है, और ये बैलेंस हो गई, मान लिया। तो ये वाली जो फोर्स है, ये वाली फोर्स, ये एडिशनल फोर्स इस रॉड को न सिर्फ ऊपर लेके जाएगी, बल्कि अगर मैं यहाँ पिवट बना दूं तो ये रोटेट भी करेगी।
दोनों काम करेगी। सो सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट डी। डी पे बात करते हैं, डी को देखते हैं, ठीक है। अब देखो डी पे तुम्हारे पास क्या है कि यू हैव, तुम्हारे पास ये एक रॉड है, जस्ट लुक एट दिस। मान लो यहाँ पे मैं पिवट बना दूं सेंटर के ऊपर इसके, सही है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये चीज देखो, ये एक अपवर्ड फोर्स है, दिस इज एन अपवर्ड फोर्स, दिस इज एन अपवर्ड फोर्स, ये दोनों अपवर्ड फोर्सेज हैं, ठीक है, ये दोनों अपवर्ड फोर्सेज हैं। अब मैं यहां से इस फोर्स को उठाता हूं और इसको बैलेंस करता हूं, चलो तालियां, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, ठीक है। तो दोनों अपवर्ड फोर्स, ठीक है, और एक डाउनवर्ड फोर्स, इन सबको मैं ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट मेरा जीरो बनेगा। या मैं यूं कह सकता हूं कि दोनों अपवर्ड फोर्स, ठीक है, ये डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगी। ये तो हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इफ आई मेक दिस पॉइंट, अगर मैं इसको पिवट बना दूं, सो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा, दैट विल जनरेट अ क्लॉकवाइज मोमेंट, that will also generate anti-clockwise movement. So you have two small, you have two clockwise movement followed by one anti-clockwise movement. So both will cancel each other, ठीक है, because both are in opposite directions and both will cancel each other. Hence your resultant moment is also zero. यानी अगर मैं इसको steering wheel की तरह लूं, if I take it as a steering wheel, ठीक है, if I take it as a steering wheel, यानी मैं इसको यूं कंसीडर करता हूं, लेट्स से कि ये स्टीयरिंग व्हील है, तो ये ना एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा ना ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। सो ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो अब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। दोबारा बताएंगे वो वाला एक दफा, डी, दिस वन, डी और जी, दिस वन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझसे इमीडिएटली पूछो, ठीक है, जिस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं अब्दुल रहमान उसी वक्त पूछो। देखो सी में क्या है, सी में these two forces are parallel, मान लो थोड़ी देर के लिए पैरेलल है। सो ये और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी, मान लिया, ठीक है, इट्स ओके। ये एक एडिशनल फोर्स है जो जिसको अपोज करने वाली कोई भी फोर्स नहीं है, यानी ये ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाती चली जाएगी। इट क्लियर? ऊपर ही जाती चली जाएगी ना। तो ये एक रिजल्ट, तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो रही है। वी नीड टू मेक ऑल द रिजल्टेंट फोर्स जीरो बनानी है। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स है जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमें तमाम फोर्सेस का सम क्या चाहिए, जीरो चाहिए, या तमाम फोर्सेस बैलेंस चाहिए, दोनों एक ही बात है। क्लियर? तो सी इस वजह से इनकरेक्ट हो रहा है। आ रही बस, ये एडिशनल फोर्स आ रही है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट डी। डी में ये दो अपवर्ड फोर्सेस हैं, इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल आएगी। लेट्स से ये 5 न्यूटन ले लो, ये 5 न्यूटन ले लो और ये 10 न्यूटन ले लो, तो 5 ऐसे ऐड करोगे तुम, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो 5 + 5 - 10 इक्वल्स टू 0, खत्म। या तो यूं कर लो, या तो सम ऑफ ऑल दी अपवर्ड फोर्सेस कर लो, सम ऑफ ऑल दी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स। क्लियर? तो अपवर्ड फोर्स में तुम्हारे पास क्या आएगा, 5 + 5, सो 5 + 5, डाउनवर्ड में तुम्हारे पास 10 है, तो 10 = 10 न्यूटन हो गया। तब जान लोगे बच्चे की। तो ये तो हो गया, यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ, हमें हाँ किस तरह बताए दोनों 5 होंगे या इक्वल होंगे? कौन, ये साइज देखो बेटे, साइज, उनकी लेंथ मेजर करनी। हाँ ये स्केल डायग्राम है। जो नॉन स्केल डायग्राम होती है उस पर लिखेगा, मेंशन करेगा, नॉट टू दी स्केल, फिगर नॉट टू दी स्केल, मेजर करेगा उस पे, मेंशन करेगा उस पे। जी सर। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जिसमें टर्निंग इफेक्ट जीरो होगा। भाई दोनों जीरो होंगी, दोनों बैलेंस होंगी, तब जाके इक्विलिब्रियम होगा। ऑल दो किसने बोला फोर्सेस के बारे में, आप दोनों की बात करें ना, वरना तो ए भी आंसर हो सकता है। ए भी तो टेक्निकली ए भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे पिवट लगा दूं तो चलो ये फोर्स तो पिवट से पास कर रही है, इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, टर्निंग इफेक्ट में ये टेक पार्ट नहीं करेगी, ये दोनों तो घुमाएंगी ना क्लॉकवाइज, इन्हें तो रोकने वाला कोई यहां से नहीं है, तो फिर तो ए भी आंसर हो सकता है। तो दोनों कंडीशंस देखने पड़ेंगी आपको। क्लियर है? आ रही बात समझ? अब यहां पर आओ, यहां पर एक क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगी और ये एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो तुम देखो क्लॉकवाइज दो मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज एक है, तो ये जो क्लॉकवाइज दो मोमेंट है ये मिलके इस एक एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस करेंगे। आ रही बात समझ में? इस वजह से डी ऑप्शन है। क्लियर? पढ़ा नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट,
यही सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? समझ आ रही है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. अब्दुर्रहमान, a gymnast jumps down from a high piece of apparatus. She gradually bends her knees as she lands. Which effect does this have? ठीक है, देखा आपने वो क्या होता है यार, वो उसमें वो एक रॉड होती है, उसमें से जब उसको गुजरती है, मतलब एक बैंड करती है अपने आप को, ठीक है, और यहां से ऐसे मूव करके वापस ऐसे जाके गिर जाती है। देखा है ना आपने? इस तरह क्या सीन है, वो सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन उसका देख लो। विच अफेक्ट डज दिस हैव? शी विल हैव अ स्मॉलर चेंज इन मोमेंटम एज शी लैंड। अब कहानी ये है कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर स्मॉलर चेंज इन मोमेंटम होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, प्रोवाइडेड ऐसा होता नहीं है, स्मॉलर चेंज इन मोमेंटम कभी भी नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब वो टर्न करके ऊपर से नीचे आगे गिरती है, ठीक है, तो स्मॉलर चेंज इन मोमेंटम नहीं होता। ठीक है, आ रही बात समझ? क्योंकि ऊपर से जाके जब नीचे आएगी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, ये चीज है। शी विल लूज काइनेटिक एनर्जी एज शी लैंड्स। ना पुत्र ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, स्पीड बढ़ रही होती है नीचे आते वक्त। ये भी गलत, ये भी गलत। शी विल exert a smaller impulse on the ground as she land. Impulse is the change in momentum F into delta t. So ये increase होगा भाई नीचे आते वक्त, impulse बढ़ेगा, स्पीड बढ़ रही है, that's why she will experience a smaller force from the ground as she land. ये आंसर है, because F is equal to change in momentum upon time. स्मॉलर फोर्स कब होती है? जब आपका टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाए। तो जब वो जमीन पे गिर रही होती है तो फॉर्म पड़ा होता है, ठीक है, मैट्रिक्स पड़ा होता है, कुछ इस तरह की चीज होती है, तो उसकी वजह से भी उसका टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, फ्लोर के साथ, मैट्रिक्स के साथ। तो जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो जाहिर है फोर्स कम लगेगी, इंपैक्ट कम होगा बॉडी के ऊपर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? समझ आई बात? नेक्स्ट चल रहा हूं, ठीक है। द टेबल गिव्स 4 एनर्जी रिसोर्सेज and state whether the main source of energy of the source is the sun, which row is correct. भाई 20 से ज्यादा दफा ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुका है, मैं बगैर देखे भी इसका आंसर बता सकता हूं। इसका आंसर जो है सिर्फ एक ही है, वो है वाटर हेल्ड बिहाइंड द डैम। अब आप सोचेंगे कैसे, ये सन इसकी सोर्स कैसे है? बिकॉज वी नो दैट कि डैम में जो पानी आ रहा है रिवर से, लेक से, कैनाल से, इन सब चीजों से आ रहा है। वो कहां से आ रहे हैं? वो ग्लेशियर से मेल्ट होके आ रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द सन। सो सी इज द करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 8. द इक्वेशन डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी डेल्टा एच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिक्विड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रो? रो क्या है? रो इज द डेंसिटी। ठीक है, सो प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड नहीं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। द ग्रीक सिंबल है रो। ठीक है, व्हाट आर द करेक्ट टर्म्स ऑफ ई चेंज ऑफ स्टेट? ठीक है, ई चेंज ऑफ स्टेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो कह रहा है लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन। सो ए और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है, बी एंड डी गलत। सो वी आर प्लेइंग कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी एंड अमिताभ बच्चन ने हमारे 2 गलत जवाब मिटा दिए। क्लियर? सो 50-50 पे हम लोग खड़े हैं। नाउ from liquid to gas we know that is evaporation, that is not condensation. so A गया, so ये C is the correct answer. clear हो गई बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट है 10, क्वेश्चन नंबर 10. एक्सट्रीमली स्मॉल pollen grain in water are viewed through a microscope. The grains are seen to move continually and randomly. मुसलसल मूव कर रहा है and randomly मूव कर रहा है। ठीक है, what is the reason for this random movement? इस random movement का क्या रीजन होगा? उसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि वो वाटर के अंदर मूव कर रहा है, सो वाटर के पार्टिकल्स की वजह से ये हो रहा है ऐसा। अब इसका ये बेसिकली कहलाती है रॉबर्ट ब्राउन की ब्राउनियन मोशन, दैट वाज, ठीक है, ऑब्जर्व इन 1825 बाय रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन इसका रीजन उसने नहीं दिया, ही वाज फेल्ड टू डिस्क्राइब द रीजन बिहाइंड इट। और इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको दूंगा। लुडविग बोल्ट्जमैन वाज द साइंटिस्ट इन 1879। ठीक है, उसने इस पे वर्किंग की, उसने काम शुरू किया और उसने बताया ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब कि देयर आर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो इन 1906 फाइनली जब किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रॉयल साइंस सोसाइटी ने बहुत क्रिटिसाइज किया, सो फाइनली इन 1904 और 1906 ही कमिटेड सुसाइड इन ऑस्ट्रिया। और उसके मरने के ठीक 10 मंथ्स के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन रोट अ पेपर इन विच ही डिस्क्राइब कि देयर आर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, होते हैं, वो वाकई होते हैं।
ठीक है, और बाद में साइंटिस्ट ने उन पॉइंट्स को काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का नाम दिया, जो कि दैट वाज डिस्क्राइब्ड बाय लुडविग बोल्ट्जमैन। ठीक है, सो लुडविग बोल्ट्जमैन ने जो काम किया, दैट वाज द एविडेंस ऑफ रॉबर्ट ब्राउन की ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज, ए इज द करेक्ट आंसर। वाटर मॉलिक्यूल्स के अपने मॉलिक्यूल पर ही वो ग्रेन चल रहा होगा, वो मूव कर रहा होगा। क्लियर? सो दैट इज द आंसर। Let's talk about it. Which graph shows how the volume of a fixed mass of a gas at constant temperature varies with the pressure? That is the Boyle's law. ठीक है, Boyle's law is volume is inversely proportional to P, or V is equals to K upon P. If I convert this, तो Y is equals to K upon X का ग्राफ बन सकता है। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूं ये X का ग्राफ बनता कैसा है। जस्ट हैव अ लुक, ये देख लीजिए। ठीक है, y equals to k upon x, ये देख लीजिए। ये इस थर्ड कार्बन को छोड़ दीजिए, सो यू हैव दिस वन। ठीक है, सो ग्राफ आप लोग देख लीजिए, शेप देख लीजिए। क्लियर? इस तरह का ग्राफ बनता है। सो इसके हिसाब से कौन सा आंसर ठीक हो गया? डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात? Let's talk about question number 12. Which effect is caused by the thermal expansion? Thermal expansion किससे कॉज करेगा? ठीक है, अब अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब पार्टिकल्स का आपस में क्या होना, दूर दूर होना। ठीक है, a metal surface heating up in direct sunlight. ठीक है, आइसक्रीम मेल्टिंग ऑन अ हॉट डे। ठीक है, बेसिकली यहां पर भी पार्टिकल्स दूर हो रहे हैं। ठीक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना। रेलवे ट्रैक बकलिंग ऑन अ हॉट डे। ठीक है, आइस फॉर्मिंग ऑन अ पॉन्ड ऑन अ कोल्ड डे। जी, क्या आंसर होगा इसका? मेरे हिसाब से सी करेक्ट आंसर होगा। दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ये थर्मल एक्सपेंशन नहीं है, ये बेसिकली मेल्टिंग का फिनोमेना है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, लेटेंट हीट इन्वॉल्व है। एक ही बात करो, मेटल की सरफेस है, वो सिर्फ सनलाइट पड़ रही है। जब सनलाइट पड़ती है मेटल की सरफेस से, यू नो होता क्या है, जब भी किसी मेटल की सरफेस पे सनलाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये थर्मल एक्सपेंशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। अब आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो हमें नजर ही नहीं आता, हमें तो नहीं आता, आएगा भी नहीं। वाई, क्यों नहीं नजर आएगा? रीजन इज दैट इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए बाहर एयर है, तो एयर रिमूव करोगे, वैक्यूम क्रिएट करोगे तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन को इसी पे नोबेल प्राइज मिला था। सो भाई ए भी इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट, डी भी इनकरेक्ट, सी करेक्ट हो जाता है। क्लियर हो गई बात? आ रही बात समझ में? Let's talk about the next question. The temperature of the water at bottom of the waterfall is greater. Energy in the gravitational potential store of the water at the top is transferred to the thermal energy at the bottom. Specific heat capacity of water is 4000 joules per kg degree centigrade. What is the temperature difference of the waterfall at 20 waterfall of height 21 मीटर? वो कह रहा है कि ये waterfall है, पानी है, water है, ये ऊपर से ऐसे ऐसे गिर रहा है। ठीक है, लेट्स से यहां नीचे कहीं पर आके गिर रहा है। क्लियर? वो कह रहा है कि इस हाइट से वाटर जो है वो नीचे की तरफ आया है, इस हाइट तक। क्लियर? ये 21 मीटर की हाइट है जी। अब इस हाइट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, बॉटम तक आते आते वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, थर्मल एनर्जी में। अब ये थर्मल एनर्जी कौन सी वाली है? दिस इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। अब आप बोलोगे सर सेंसिबल हीट क्या है? जी, सो सेंसिबल हीट का फॉर्मूला होता है Q equals to mc delta T. You must have studied delta theta, but delta T is also true. ठीक है, so अब gravitational potential energy is converted into sensible heat. So we can write here GPE, ठीक है, equals to Q, that is sensible heat. So mgh is equals to mc delta T, cancelling m from both sides. So delta T is equals to gh upon c. G is 9.8 times 21 upon 4200. जी आंसर बताएं क्या आ रहा है? चो 0.049. क्या आ रहा है? 0.049. 0.049। आगे यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, 20 करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात? स्टार्ट है, आगे चलते हैं। आइस क्यूब इज प्लेस इन अ बीकर। अच्छा फिर बता रहा हूं, ये मैंने पेपर के ऊपर किया है, मैं कर रहा हूं, आपने नहीं करना। आपके पास पेपर के आखिर में ब्लैंक पेज होगा, वहां गन मचाइएगा। प्लीज पेपर को गंदा मत कीजिएगा, कुछ भी मत लिखना है अपने पेपर पे, इंस्ट्रक्शन वाजे हैं। इज इट क्लियर? और जी की वैल्यू 9.8 लेनी है,
ठीक है, ये चेंज हो चुका है, पुराने पेपर्स में 10 है, अभी 9.8 है, ए लेवल्स में जाएंगे आगे, सो वहां 9.81 लेंगे आप। क्लियर? सो ये वेरिएशन है। आगे चलें। ठीक है, an ice cube is placed in a beaker and is heated, the ice melt। एक सेकेंड, ठीक है, वो कह रहा है the ice cube is placed in, यार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सो फार। ठीक है, the ice melts to form water which evaporate first and then boil। एक आइस क्यूब को आपने एक बीकर के अंदर रखा, मुसलसल हीट दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। अब उसने क्या किया, सबसे पहले आइस मेल्ट हुई, वाटर में कन्वर्ट हुई, वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वो कह रही कि वो एवापोरेट हुई, फिर वो बॉयल हुआ, बॉयल होने के बाद सब स्टीम में कन्वर्ट हो गया। द स्टीम कंडेंसेस ऑन अ कोल्ड विंडो इन द रूम। ठीक है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम आइस, ठीक है, वाटर और स्टीम टू द सराउंडिंग। किस इस इन चार प्रोसेस में से, आउट ऑफ दीज प्रोसेस, किस प्रोसेस में हीट जो है वो कह रहा है सराउंडिंग में गई है? अच्छा, हीट लॉस का नहीं कह रहा। बच्चे क्या समझते हैं कि आपने बीकर के अंदर वाटर को या आइस को गर्म किया, यहां से हीट मिल रही है उसको, तो जब हीट आइस को मिल रही है कुछ हीट लॉस हो रही है, नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा वो कह रहा है अंदर से हीट निकल के बाहर आ रही है। ऐसा कब हुआ? देखो, ये दो अलग अलग बातें, यू नीड टू अंडरस्टैंड। हीट लॉस की तो बात ही नहीं कर रहा, वर्ड ही लॉस का यूज नहीं कर रहा। वो कह रहा है अंदर से आइस से निकल के बाहर सराउंडिंग में आ रही है। ऐसा कब हो रहा है? सोचो कब होगा ऐसा? हु इज गोना टेल मी? बेहतरीन क्वेश्चन है, नहीं आ रहा तो बता दो, मैं बता देता हूं। सर बी, सॉरी, इवेपोरेशन। बी, एवापोरेशन। एवापोरेशन में हाई एनर्जेटिक देखो अल्लाह के बंदे, एवापोरेशन को समझो। जब भी नहा के निकलते हो, ठीक है, ऊपर की ये बॉडी है, नीचे बॉडी के लेयर में ऊपर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ये हाई एनर्जेटिक होते हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये एवापोरेट कर जाते हैं। पीछे जो है लो टेम्परेचर वाले, लो एनर्जी वाले बचते हैं, इसलिए ठंडक का एहसास होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, ये पूरी लेयर उड़ जाती है एवापोरेशन में। ठीक है, जी सर, तो एनर्जी तो ट्रांसफर ही हुई है ना? एनर्जी हाँ, पार्टिकल जा रहा है पूरा ऊपर, एनर्जी नहीं निकल रही है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, पार्टिकल ही ऊपर जा रहा है, एवापोरेट पार्टिकल ही कर रहा है। पॉइंट को समझो, ये एयर के पार्टिकल्स ऊपर नहीं जा रहे, यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स एवापोरेट कर रहे हैं, वो एनर्जी लेके एवापोरेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सिर्फ एनर्जी बाहर निकले, पार्टिकल को उधर ही छोड़े, एनर्जी बाहर निकले। ये रीजन, ये मुझे बताओ ना कब ऐसा होता है? एवापोरेशन तो नहीं पॉसिबल, एवापोरेशन तो पार्टिकल एनर्जी लेके ही जा रहा है। मैं कह रहा हूं विदाउट पार्टिकल सिर्फ एनर्जी ट्रेवल करे बाहर, ऐसा कब होगा? Melting. ना, देखो डी डी है, डी फॉर कंडेंसेशन में पार्ट। देखो, कंडेंसेशन को आम जबान में ठंडा होने का प्रोसेस कहते हैं, यानी जिस वक्त गैस ठंडी होके लिक्विड बनती है उस वक्त पार्टिकल्स क्लोज आते हैं, तो बीच में गैप में जो एनर्जी होती है वो बाहर निकल रही होती है, पार्टिकल्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा होता है, स्ट्रांग हो रहा होता है, तो बीच के से एनर्जी बाहर निकल रही होती है। आ रही बात समझ में? आसान जबान में कंडेंसेशन का प्रोसेस है। डी करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर गाइस? डू यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही बात या नहीं आ रही है? जी सर. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। अ टीचर शोज हिज क्लास अ पॉलीस्टीरीन कप। यार ये अक्सर आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का वो होता है, पेपर कप टाइप का होता है। ठीक है, तो ये उसकी बात हो रही है। पॉलीस्टीरीन इज अ थिक प्लास्टिक विद अ लॉट्स ऑफ टाइनी एयर बबल इन इट। ठीक है, he asked the class why the cup is so good at keeping hot drink warm. Three suggestions were made. Number 1, it contain air which is poor thermal conductor. इसमें एयर मौजूद है जनाब। अब आप देखिए जो कप होता है, मैं हल्का सा बता दूं आपको, ठीक है, ठीक है, ये कप है। सो कप के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स, इसमें एयर ट्रैप हो जाती है आके, ये उसकी बात कर रहा है। जब एयर ट्रैप हो जाएगी तो कन्वेक्शन का प्रोसेस ही नहीं होगा, सो फॉर कन्वेक्शन एयर को मूव करना पड़ेगा, तो ये तो मूव ही नहीं हो रही। सो अब आप देखो, तो वो कह रहा है इट कंटेन्स एयर व्हिच इज अ पुअर थर्मल। सो एयर ने एनर्जी को ट्रैप कर लिया, यानी अंदर से जो हीट रेडिएशन निकल रही वो बाहर नहीं आ पा रही, क्योंकि कन्वेक्शन होगा ही नहीं, और एयर में कंडक्शन वैसे ही नहीं होती। कन्वेक्शन इसलिए नहीं होगा कि ये जो एयर के पार्टिकल है ये मूव नहीं कर रहे, कंडक्शन इसलिए नहीं होगा कि कंडक्शन सिर्फ सॉलिड में होती है। सो ये दोनों पॉइंट वैलिड है। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? क्लियर? थर्ड पॉइंट है द प्लास्टिक इज अ पुअर थर्मल कंडक्टर। एग्जैक्टली, ये इंसुलेटर है।
सो तीनों पॉइंट्स वैलिड हैं, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताओ क्या नहीं समझ आया? क्लियर? सर डन। सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है, ट्रैप्ड? द एयर इज ट्रैप्ड इन टाइनी बबल्स सो वेरी लिटिल कन्वेक्शन इज पॉसिबल। भाई यहां पर अंदर एयर के पार्टिकल्स फंसेंगे ना, के ट्रैप हो जाएंगे यार, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्लियर? छोटे छोटे पोर्स में एयर, जब यहां से बाहर से एयर आएगी या अंदर से आएगी, वो आके इसमें फंस जाएगी। जब फंसेगी, ट्रैप हो जाएगी, तो कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है। कन्वेक्शन पॉसिबल होने के लिए पार्टिकल्स का गुजरना जरूरी है बेटे अब्दुर्रहमान। जी सर। तो कन्वेक्शन करंट ही नहीं बनेगा। जब करंट नहीं बनेगा या कम बनेगा, तो फिर कैसे तुम कह सकते हो कि वो कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो सही है, तीनों ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। सही है। जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। बेहतरीन क्वेश्चन। द टू सैंपल्स ऑफ द सेम मटेरियल हैव द सेम मास। गौर से सुनना, सेम मास, सेम मास, डिफरेंट सरफेस एरिया। इसका एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा, इसका सरफेस एरिया कम। Each sample is heated to the same temperature and then left to cool to room temperature. Same temperature, गौर से सुनना, is heated to same temperature. मास सेम है, सरफेस एरिया सेम है, सरफेस एरिया सिर्फ डिफरेंट है। इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। ठीक है, मास सेम है, इनिशियल टेम्परेचर सेम है, और क्या है, और मटेरियल भी सेम है। मटेरियल सेम होने का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम होगी। अभी तुम देखना जादू, फॉर्मूले से चलेंगे। ईच सैंपल इज अलाउड टू कूल टू सेम फाइनल टेम्परेचर, यानी दोनों का डेल्टा टी भी सेम है। तो बचा क्या? सिर्फ एरिया, सिर्फ और सिर्फ एरिया का डिफरेंस, खत्म। सरफेस एरिया विच टू एग्जैक्टली कंपेयर्स द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग फॉर ईच सैंपल। अब जरा देखो, दोनों के लिए फॉर्मूला लगाओ। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या दोनों के मासेस सेम नहीं है? है। क्या दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम नहीं है? है। क्या दोनों का चेंज इन टेम्परेचर सेम नहीं है? है। तो दोनों की अमाउंट ऑफ हीट सेम नहीं होगी? तो वो भी होगी ना, वो पीछे क्या बचता है बाकी? क्लियर? सो सेम अमाउंट ऑफ हीट, सी एंड डी करेक्ट आंसर है, ए और बी तो गए। क्लियर? समझ आई चाचू? समझ आया? जी। अब वो ठंडा हो रहा है, तो अब ठंडा होने के लिए ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। आई डोंट नो कि आपके टीचर ने थोड़ा बहुत इस पर आइडिया दिया है या नहीं। ठीक है, मैं बताता हूं कि जो रेट ऑफ इमिशन है, रेट ऑफ इमिशन है, इमिशन ऑफ हीट या पावर या एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज टू पावर 4। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ है, जो A2 में जाके आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन हल्का पुल्का बच्चों को बताया जाता है कि रेट ऑफ इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में होता है। तो अब आप मुझे बताइए, एक और इसके अलावा एक और चीज है, एक और वर्डिंग है, द रेट ऑफ इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्लियर? ये दो सेंटेंस हैं जिनको आप अपने पास नोट कर लें नोटबुक में। अब आप मुझे बताइए, ज्यादा सरफेस एरिया किसका है? इसका है कि नहीं है? सो इससे रेट ऑफ इमिशन क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। इससे रेट ऑफ इमिशन कम होगा। ये जल्दी ठंडी हो जाएगी, ये देर से ठंडी होगी, लेकिन दोनों में से हीट एक ही निकलेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? सो वाई का सरफेस एरिया ज्यादा, इसलिए वो क्या हो रही है भाई? क्विकली, जल्दी जल्दी ठंडी हो रही है। इज इट? ठीक है, डी करेक्ट आंसर, सी भी गया। क्लियर? समझ आई? Now let's talk about question number 17. In which type of the wave is the direction of vibration parallel to the direction of travel? ये बात कर रहा है साउंड वेव जैसे होती है, यानी एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक ट्रांसवर्स। ही इज टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको पता है कि सेस्मिक पी वेव होती है, जो कि अर्थक्वेक में यूज की जाती है। तो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर्स होती है, ये भी ट्रांसफर्स होती है, वाटर वेव भी ट्रांसफर्स में लिया जाता है। वाहिद ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है? अगर किसी को नहीं पता तो देख ले, इस तरह से इसमें कंप्रेशन, ये उसका रीजन ऑफ कंप्रेशन होता है। ठीक है, और ये उसका रीजन ऑफ रेयरफैक्शन होता है। क्लियर? फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। क्लियर? इस तरह से ये है कहानी। यानी इसमें क्या होता है, ये पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, राइट लेफ्ट, और एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो इस वजह से बी करेक्ट आंसर है। सेस्मिक पी वेव कहलाती है, अर्थक्वेक में यूज होती है। वेव इन अ रिपल टैंक आर डिफ्रैक्टेड एज दे पास थ्रू अ नैरो गैप। ठीक है, नैरो गैप से पास कर रही है वेव। ठीक है, नैरो गैप से पास करेगी,
तो जैसे ही पास करेगी तो लेट्स से ये उसकी वेव है, ठीक है, और यहां से पास करेगी, क्लियर है, इस तरह का कोई सीन है। अब वो क्या कह रहा है कि वेव इन अ रिपल टैंक आर डिफ्लेक्टेड एज पास दे पास थ्रू अ नैरो गैप, व्हाट कैन बी डन टू मेक स्प्रेडिंग ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ग्रेटर। डिफ्लेक्शन ग्रेटर का मतलब है स्प्रेडिंग बढ़ाना है आपने, यू वांट टू इंक्रीज स्प्रेडिंग, इसको और बढ़ाना है ऐसे यहां तक। सो कैसे, या तो गैप साइज कम कर दो, ठीक है, आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, साइज इसका कम कर दो। दूसरा एक काम कर सकते हो कि आप वेवलेंथ को इंक्रीज कर दो, वेवलेंथ थोड़ी इंक्रीज होगी, बल्कि रुको इसको और कंपैटिबल बनाते हैं, ठीक है, इसको और कंपैटिबल बनाते हैं, कंपैटिबल बनाते हैं, ठीक है। या तो आप एक काम करो कि आप वेवलेंथ को इंक्रीज कर दो, ठीक है, ये जो वेवलेंथ है यहां से लेकर यहां तक, इसको इसके कंपैटिबल कर दो, ठीक है, तो वेवलेंथ को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। सो आप बताओ वेवलेंथ कैसे इंक्रीज होगी, जब आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे। सो या तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दो आप, तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, इसके कंपैटिबल हो जाएगी और ज्यादा टिल्ट हो जाएगी, क्लियर, ठीक है, ये और ज्यादा यहां से लेकर यहां तक बैंडिंग इसकी और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है, नहीं ये इस तरह से और फैल जाएगा, क्लियर है। सो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो कह रहा है डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो वैसे देखा जाए तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, वो कह रहा है डिक्रीज द स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड डिक्रीज करो, कैसे डिक्रीज करोगे, एंड कीप द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो वेव की स्पीड डिक्रीज करने के लिए आपको ये जो मीडियम है जिसमें वेव आ रही है ना, ये मीडियम मजीद डेंसर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वेव की स्पीड क्या होना शुरू हो जाए, सॉरी लेस डेंसर करना पड़ेगा, लेस डेंसर करना पड़ेगा, ताकि वेव की स्पीड क्या हो जाए भाई, वो कम हो जाए। आ रही बात समझ में, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे। जब आप ये काम करेंगे आपको पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। अब आप सुनिए, आप अगर v को कम करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, तो यहाँ पे राइट साइड पे वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, सही है। तो इस वजह से b नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो वेवलेंथ इंक्रीज करनी है, तो b भी नहीं हो सकता, क्लियर है, ठीक है। मजीद ऑप्शंस भी स्टडी कर लीजिए, थोड़ा खुद भी पढ़िए। वो कह रहा है इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम होगी, सी भी ऑप्शन नहीं है। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स एंड डिक्रीज द स्पीड, ठीक है, डिक्रीज द स्पीड का अल्टीमेटली वही मतलब है कि आप मीडियम चेंज कर रहे हो, सही है। सो ये भी एक एम्बिग्यूटी पैदा कर रहा है, कोई इसका प्रोमिनेंट आंसर नहीं है, डी भी इनकरेक्ट है। सबसे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर ए ऑप्शन है, जिसमें वो वाजे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करो और स्पीड को कांस्टेंट रखो, यानी मीडियम चेंज ना करो, ठीक है। सो इस वजह से ए आंसर है। लेट्स टॉक अबाउट इट। 19 की बात करते हैं। डायग्राम 1 शोज अ पेज ऑफ द बुक इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, एन आई इज लुकिंग एट द इमेज ऑफ द पेज डायग्राम shows a large letter G on the page facing the mirror, ठीक है। सो वो क्या कह रहा है कि यहां से ये आई है, जाहिर है कि वो इस तरह से कुछ इमेज बनेगी, कुछ इस तरह से मामला होगा, ठीक है। बुक का पूरा उसको कवर नजर आ रहा होगा। ये है डायग्राम में जी। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है दैट इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट नजर आएगा। एम्बुलेंस जब आप देखते हो आईने के अंदर, मिरर के अंदर, तो वो आपको फ्लिप करके सारे वर्ड्स नजर आते हैं, इसलिए एम्बुलेंस को जो फ्रंट पे लिखते हैं अपने एम्बुलेंस के आगे, वो उल्टा करके लिखते हैं, फ्लिप करके सारे वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। सो ये जी आपको फ्लिप करके ये जी नजर आएगा, ठीक है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट नजर आएगा, सही है। सो 19 का ये डी करेक्ट आंसर है, क्लियर है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट है द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू डायमंड। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, दैट इज अ नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। सो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, 90 में से माइनस करो, यहाँ पे ये 12 डिग्री हो जाएगा, 90 में से माइनस करो। अब इस पे लगाओ, सो साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। वैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है, ये मैं बचपन से याद है मुझे ये चीज। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनका, इसका डायमंड का, सभी अंधेरे में ज्यादा चमक रहा होता है हल्की सी लाइट मारने पर। सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप फिर भी सॉल्व कर लीजिए, साइन ऑफ 30 डिवाइडेड बाई साइन 12 डिग्री सॉल्व कीजिए, 2.4 ही आएगा, करिए 2.4 2.4 2.4। ये मुझे अभी से नहीं याद है, बचपन से याद है, 2.4 आना है इसका, ठीक है। अच्छा
The diagram shows how the formation of image by two different converging lines. Which row describe the image produced? ठीक है भाई, ये जो इमेज बन रही है ये बेसिकली है सिनेरियो कब, जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे इसको यूज करते हैं, और इसमें पीछे जो इमेज बनती है ये वर्चुअल इमेज होती है। कब? जब आप किसी का हाथ देखते हो करीब से, आओ मैं तुम्हारा हाथ देखता हूं, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बताता हूं, उसको बेवकूफ बनाते हो, तो ये वो वाला सीन होता है। इसमें ये वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। जब आप बिल्कुल करीब लाके रीड कर रहे हो तो, या कोई डिटेक्टिव नहीं होता, मूवीज में देखा है करीब से कुछ रीड कर रहा होता है। सो बेसिकली ये डायग्राम बना जिसमें वर्चुअल डायग्राम बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, सॉरी। सो सी और डी में से कोई एक हो सकता है, ए और बी तो गया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायग्राम 2, तो इसमें रियल इमेज बनेगी, ठीक है। जाहिर है उल्टी इमेज है, रियल बननी है। तो डायग्राम 2 में कौन सी इमेज बनेगी? रियल बनेगी, तो इस हिसाब से सी करेक्ट आंसर है, डी गया। क्लियर? 22 white light enters a glass prism, the light enters the other side of the prism is separated into colors, ठीक है। which row correctly describe what happens? याद रखिएगा ऊपर रेड कलर होता है, नीचे वायलेट कलर होता है, ठीक है। ऊपर रेड है, नीचे वायलेट है। अब देखा जाए तो दोनों ही सही हैं, लेकिन देखिए वो कहते हैं ना फाइंड द डिफरेंस, तो ये दो ऐसी इमेजेस है जिसमें आपको डिफरेंस पता करना है। सो देखिए एक ना एक ब्लंडर है, इसमें जब व्हाइट लाइट जा रही है तो अंदर यहां से डिस्पर्जन स्टार्ट हो जा रही है, इसमें जब व्हाइट लाइट जा रही है तो यहां डिस्पर्जन नहीं हो रही, तो ये डायग्राम ही गलत है। डिस्पर्जन यहां से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, अंदर से ही स्टार्ट हो जाती है। सो इसलिए डायग्राम 1 के दोनों ऑप्शन गलत है। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? सो अब डायग्राम 2 की तरफ जाते हैं, और ऊपर रेड होगा, नीचे वायलेट होगा। रेड कलर में बैंडिंग, रेड कलर ऊपर की तरफ होता है। अगर आप रेनबो भी देखें तो रेड ऊपर होता है, नीचे वायलेट होता है, तो वायलेट में बैंडिंग ज्यादा, रेड में बैंडिंग कम, रेड ऊपर की तरफ है। सो इस हिसाब से देखा जाए, सो कलर 1 रेड है और कलर 2 वायलेट है, सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई सबको? जी नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, थर्मल रेडिएशन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रीजन? IR, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। आ रही बात समझ में? इंफ्रारेड होती है जिसको हम थर्मल रेडिएशन का वर्ड कहते हैं। मूवी देख लीजिए जाके प्रीडेटर, उसमें उसको नजर भी ऐसे ही आता है, हर चीज लाल लाल नजर आती है, ठीक है। आप देख लीजिए, इसके थर्मल इमेजिंग भी होती है। अगर आप गूगल करें थर्मल इमेजिंग को, तो थर्मल इमेजिंग में ये होता है कि आप अगर किसी को उसके कैमरे से देख रहे हो ना, तो जिस एरिया में उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो एरिया आपको रेड नजर आएगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो येलो नजर आएगा, और ज्यादा होगा सो ग्रीन। ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता स्पेक्ट्रम में ऊपर जाते चले जाएं। अगर टेम्परेचर सबसे कम होगा तो रेड। अच्छा, रेड में भी अगर बहुत कम टेम्परेचर है तो वो कलर आहिस्ता आहिस्ता ना हल्का हल्का रेड नजर आएगा। इसी तरह से आप अक्सर वेदर के हालात जो होते हैं उस पर टीवी पे दिखाते हैं, मौसम के हालात जो दिखाते हैं उस पर देखते हैं ये रेड कलर यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, अक्सर आपने टीवी पे देखा होगा, वो भी थर्मल इमेजिंग के थ्रू होता है, ठीक है। सो थर्मल इमेजिंग का मतलब इंफ्रारेड के ऊपर सारी की सारी कहानी है, ठीक है। आपका जो IR गन है, जो इंफ्रारेड गन होती है जिससे आप टेम्परेचर मेजर करते हो, ठीक है, जो आपने कोविड में यूज किया था, अक्सर आप स्कूल में जाते होगे तो गेट पे चार्ली खड़ा होगा, चार्ली ऐसे करता होगा और आपका टेम्परेचर मेजर, ज्यादा टेम्परेचर तो उधर से ही घर वापस, तो ये इंफ्रारेड है, ठीक है। अच्छा खैर, so a remote control vehicle is traveling on the surface of the planet. The vehicle senses an obstacle ahead. It sends a radio message to control room from where it is being controlled. The control room is 2.4 into 10 raised to power 6 kilometer away from the vehicle. The control room sends a message back to the vehicle traveling it to stop. जब तक तो उसका तो या पांचा हो जाएगा बेचारा जब तक स्टॉप होगा, क्योंकि कंट्रोल रूम चांद पे, कंट्रोल रूम जमीन पर है, और जो व्हीकल है वो चांद पे है, मरकरी पे है, या आई मीन मार्स में कहीं पर भी बैठी हुई है, कहीं पर भी है वो कंट्रोल जो व्हीकल है, किसी भी प्लेनेट पर है, तो वहां तक खाली आपका कम्युनिकेशन का जो सिग्नल है वो पहुंचते पहुंचते ही टाइम लग जाएगा, और जब तक वो आगे ठुक जाएगी जाके, तो बेहतर है कि इसके लिए आपको AI के टूल्स यूज करने पड़ेंगे। व्हाट इज द मिनिमम टाइम दैट elapses between vehicles sensing the obstacle and receiving the message back from the controlling room? So आपको पता है, आपको टाइम निकालना है, तो ये हो जाएगा 2D/V हो जाएगा। सो करते हैं इससे फॉर्मूला, डिस्टेंस को ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि हम
या तो टाइम को आप हाफ कर दीजिए, डिस्टेंस को ट्वाइस कर दीजिए, बाद में डबल कर दीजिएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2.4 इंटू 10⁻⁶ है। अब ये पावर 6 किलोमीटर है। सो किलो के लिए 10⁻3, तो ऐड कर दीजिए 10�9 बनेगा। सो 10�9 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसकी वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद होनी चाहिए जी। डिवाइड कीजिए, बताइए, टाइम निकालिए, क्या आंसर आ रहा है तो मुझे बताएगा। जी सर, बस 1 मिनट, सॉरी, मैं कही थी बस 1 मिनट। मैं भी देख लेता हूँ। 2 इंटू 1.6 into 10⁻⁻7। नहीं करो यार, नहीं भाई 16 ओह सॉरी सेकंड सॉरी, आ एक रहा है सेकंड, एक तुम्हारे सेकंड, एक सेकंड। तुम्हारे कैलकुलेटर में देखो, कोई जिनविन तो नहीं बैठा। सर खुदा ना सॉरी, वो खास्ता। ऊपर न्यूमरेटर में ना पावर 9 लिखना कोई भूल बात गई थी। कोई बात नहीं। 16 है। किसी ने कुछ रिस्पॉन्स किया है, किसी ने रिस्पॉन्स किया, आई थिंक हिबा ने रिस्पॉन्स किया है 16 सेकंड। यस बिल्कुल ठीक है, जाने में 8 सेकंड, आने में 8 सेकंड। दुआ करो ये 16 सेकंड से पहले पहले जो है वो ऑब्स्टिकल ना आ जाए, और अगर आ गया तो फिर तो गया वो। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट करेक्ट। ठीक है जनाब, ठीक है, which statement about the direction of magnetic field at a point is correct। वो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, ऑन अ नॉर्थ पोल प्लेस एट द पॉइंट। क्या मतलब, आइए समझाता हूं। देखिए यहां पर आपके पास एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ऐसे ही है, यूं जा रही है, और जाहिर है यहां से भी निकल रही होगी। ठीक है, क्लियर। बाकी फील्ड लाइन नहीं बना रहा, सिर्फ समझाने के लिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि नॉर्थ का है साउथ का है, तो आपने यहां पर एक कंपास रख दिया। आपने जब कंपास रखा तो कंपास की निडल, कंपास की सुई इटसेल्फ अब मैग्नेट होती है, पता ही नहीं आपको, है ना। कंपास की निडल, कंपास की सुई इटसेल्फ अ मैग्नेट, उसका ये नॉर्थ होता है, उसका ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ होता है। अब सुनिए, अब कंपास के निडल की डायरेक्शन कुछ यूं होगी, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, सो ये नॉर्थ पर फोर्स लगेगी तभी वो साउथ को सीक कर रहा होता है। यस और नो, समझ आई बात। तो जी कंपास के निडल की नॉर्थ डायरेक्ट कर रही होती है साउथ की तरफ, तो फोर्स किस पे लग रही है, नॉर्थ के ऊपर। एरो की डायरेक्शन कहां है, ये इस तरफ है, इस वजह से ए करेक्ट आंसर है। अब रीड करो, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन एन नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल ऑफ व्हाट, नॉर्थ पोल ऑफ अ टेस्ट मैग्नेट। टेस्ट मैग्नेट कौन है, ये कंपास, इसके अंदर की निडल, ये टेस्ट मैग्नेट है, इस पे फोर्स लग रही है। ठीक है, ठीक है, ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, प्लेस एट दैट पॉइंट, प्लेस एट दैट पॉइंट। आ रही बात समझ में, ए करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर, समझ, जी क्लियर। सर। अब आओ, स्टूडेंट draws the graph of an AC supply and a DC supply। क्लियर है। अच्छा भाई, AC सप्लाई की जरा बात समझ लेना। वो कह रहा है कि AC सप्लाई, तो भाई ये है आपकी AC, ठीक है, और ये है आपका DC। DC स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्टेडी करंट होता है, और AC आपका टाइम वेरिंग करंट होता है। सो पहली बात, जो Y है वो AC होगा, X जो है वो DC होगा, और W यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वोल्टेज लिखोगे, खत्म हो गई बात। ये टाइम का एक्सिस है, टाइम यहाँ होता है। सो Y AC है, Y AC है, और X DC है, X DC है, और W जो है वो वोल्टेज है, तो ये नहीं हो सकता, D करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आ रही बात समझ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अरिस्टर ट्रांसफर 100 joules of energy when a charge of 10 coulomb flow through it, what is the potential difference। so भाई आपको पता है डेल्टा V is equals to work done upon charge, फॉर्मूला पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बल्कि जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की। वर्क डन कितना है, 100 जूल्स है, चार्ज कितना है 10 कूलम, डिवाइड कीजिए 10 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 10 वोल्ट। बी करेक्ट आंसर है, फॉर्मूले में रखिए, रिजल्ट निकालिए। सबसे मजेदार सवाल, वायर एक्स एंड वायर वाई आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। गौर से सुनिए, सेम मटेरियल होगा तो ही आप इनका ये रिलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। अच्छा सुनिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है आर इज इक्वल टू के एल अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला पढ़ाया टीचर ने आपके पाइसेस जी। ये नहीं फॉर्मूला सर, नहीं, सीरियसली नहीं पढ़ाया टीचर ने। देखो, रेजिस्टेंस इज नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अब मैं क्योंकि जी पेपर सॉल्व करा रहा हूं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू के
L अपॉन एरिया। ये जो कांस्टेंट K है ना, ये मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है। जब ये कहते हैं ना कि दो सेम मटेरियल है, तो उन दोनों का ये कांस्टेंट भी सेम होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू हैव टू डिफरेंट मटेरियल तो उनका ये कांस्टेंट भी डिफर कर जाएगा। हाँ, इसको समझ लो, ठीक है। सो व्हेन यू हैव टू सेम मटेरियल्स तो कांस्टेंट K सेम होगा। ये ए लेवल्स में जाके मैं आपको बताऊंगा कि जनाब ये कांस्टेंट K असल में भला क्या है, अभी जरूरत नहीं है, ठीक। अब रिलेशन क्या है? सो रेजिस्टेंस कब बढ़ेगी? जब लेंथ इंक्रीज होगी। रेजिस्टेंस कब डिक्रीज होगी? जब एरिया आपका बढ़ेगा। सो इनवर्स रिलेशन है। सो लेट्स फॉरगेट द थिंग्स, इसको भूल जाइए, इस फॉर्मूले को, इसको भी भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए। भूलिए नहीं, बल्कि एक तरफ कोने पे कहीं लिख लीजिए इस फॉर्मूले को, रुक जाइए, इसको कहीं लिख लीजिए। सिर्फ ये दो रिलेशंस याद रखिए, इनको हम इस्तेमाल करेंगे अभी, ठीक है। आ रही बात समझ में? से सही से लिख देता हूं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप जरा सुनते चले जाइए। अब सुनिए, वो कह रहा है कि वायर एक्स है, वायर वाई है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि दो वायर हैं सेम मटेरियल के। द टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टू वायर्स एक्स और वाई। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वाई? एक्स की लेंथ 1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.4 है, रेजिस्टेंस ये है। वायर वाई है, उसकी लेंथ 1.3 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.3 है, उसकी ये वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? अब बच्चा परेशान हो जाता है। परेशान नहीं होना पुत्र, ठीक है। टेंशन नहीं लेने की है, टेंशन देने का लेने का नहीं है। अब रुक सुनो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है। अब ये x की लेंथ 1 है, y की कितनी है? 1.3। इसका मतलब ये हुआ कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। आपने लेंथ यहां पर 1.3 कर दी तो रेजिस्टेंस भी 1.3 हो जाएगी। डू यू एग्री? एग्री करोगे इस बात पे? यस। अब अगला आओ, अब अगला आओ इधर। नाउ सी कि एरिया कितना कर दिया? 0.4 से 0.3 कर दिया, 0.4 से 0.3 कर दिया। इसका मतलब 0.4 का मतलब ये हुआ कि एरिया उसका 0.4 था, तो मैंने उसको 3/4 कर दिया। जरा आप साइड में आओ, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 करो, ठीक है। क्या बनेगा? मल्टीप्लाई करो, 0.3 आएगा, आएगा नहीं आएगा? सो एरिया को 3/4 कर दिया, लेंथ को 1.3 टाइम्स किया था, एरिया को 3/4 कर दिया, सो 0.3 आया। सही है, एरिया को कितना कर दिया? 3/4। सो मैं यहां पर डिनोमिनेटर में मैं एरिया के साथ लिख रहा हूं 3/4। क्लियर? सुनना, ठीक है। तो जब यहां राइट साइड पे 3/4 लिखूंगा तो बैलेंस करने के लिए मुझे, एक सेकेंड, ये 3/4, ठीक है। जब मैं राइट साइड पे डिनोमिनेटर में 3/4 लिख रहा हूं तो लेफ्ट साइड पे भी 3/4 लिखना पड़ेगा। यस और नो? बैलेंस करना है मुझे। अब इसको दोबारा लिखो, दोबारा लिखो, एरिया लिखो। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे ऊपर ले जाके, और इधर भी ये हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 है, ऊपर ये 4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे ऊपर ले जाके, ठीक है। अब आप देखो, आपके पास दो रिलेशन आ गए। फर्स्ट रिलेशन ये रहा, सेकंड रिलेशन ये रहा। सुनो, अब ये दोनों रिलेशन का काम है, दोनों में से आर को उठाओ। ये सब शॉर्टकट्स बता रहा हूं, दीज ऑल आर द शॉर्टकट्स। आर को उठाओ, आर को मल्टीप्लाई बाई पहले फैक्टर से करो 1.3, और दूसरा फैक्टर क्या है आर के साथ? 4/3। तो दूसरा फैक्टर यहां पे मल्टीप्लाई करो 4/3, आपका आंसर आ जाएगा। जरा मल्टीप्लाई करना। आर की वैल्यू कितनी है बेटे? ये रहा आर, कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाई 1.3 टाइम्स 4/3। जी बताइए क्या आंसर बन रहा है? 3.46। जी 3.46 आंसर बन रहा है, जो कि राउंड ऑफ करके डी बनता है। समझ आ रही है आपको बात या नहीं आ रही है? ये शॉर्टकट्स हैं सारे। अच्छा, मैंने सॉल्व कराया थोड़ा सा ताकि आपको समझ आए, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? हेलो एवरीवन, आई एम आस्किंग, जितने रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बैठे हैं सबसे पूछ रहा हूं, जी सर। ठीक है? सबको क्लियर है? अब आगे चलते हैं अगले वाले मेथड के ऊपर। कंबाइन लाजमी करना है इसमें, पहले करना है, फिर आपने एरिया से लिंक करना है, उसके बाद लेफ्ट साइड पे जितने जो भी फैक्टर आएगा उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 1.3 को 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो और r से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं। क्या है? द डायग्राम शोज द टू रेजिस्टर यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट।
रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 1.8, यहाँ पे 1.8 वोल्ट है। तो भाई जब यहाँ पे 1.8 वोल्ट है तो 3 में से 1.8 निकाल दे तो 1.2, सो यहाँ पे 1.2 वोल्ट होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? सो ऊपर 1.2 नीचे 1.8, ध्यान से सुनिए, ऊपर 1.2 नीचे 1.8, वो कह रहा है इसकी रेजिस्टेंस निकालो। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, फिर मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आर, इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। सो इफ यू वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, सो यू विल हैव टू फाइंड द फॉर्मूला। इसको Vx कर लो। सो Vx इज इक्वल टू आर, इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाई द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस R प्लस 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे कर लो। क्लियर? सो Vx की वैल्यू कितनी है? 1.8 इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई R प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3। शॉर्टकट भी बताऊंगा आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। सो 1.8 R प्लस 9.0 आई थिंक, ठीक है, इक्वल्स टू 3R, और 9.0 इक्वल्स टू 3R माइनस का 1.8R। सो ये 3 माइनस 1.8 कितना होगा? 1.2R, और ये 9.0, सो 9.0 डिवाइड बाई 1.2 इज इक्वल टू R। क्या वैल्यू आ रही है R की, जरा बताना। 7.5. 7.5 है ना? लंबा मेथड है ना, मुझे भी डाइजेस्ट नहीं होता ये, मैं तो करता भी नहीं। अब आओ शॉर्टकट के ऊपर, ठीक है, पिक्चर ले लो इसकी, जल्दी से ले ली, ठीक है। शॉर्टकट क्या है जी जरा सर। सुनो, ये 1.8 वोल्ट है, वो ऊपर नीचे 1.8 ऊपर 1.2, सो 1.2 इज टू 1.8, जो वोल्टेज इसका रेशियो होगा, इसको V1 कर लो, इसको V2, जो इनके वोल्टेज का रेशियो होगा वही इनके रेजिस्टेंस का रेशियो होगा। सुनना ध्यान से। अब इधर देखो, इसको अगर रेशियो निकालूं तो ये कैंसिल होने के बाद ये 2:3 का रेशियो बनता है। ठीक है, आप कर लें, 0.6 का टेबल पढ़ें तो 0.6 2 जा 1.2, 0.6 3 जा 1.8, 2:3 का रेशियो बनता है। तो इनकी रेजिस्टेंस में भी यही रेशियो बनेगा, यानी ये है 2, ये है 3, इन दोनों का ये रेशियो है। सो 5 किलो ओम बनता है 2 पार्ट्स बनता है, तो इसका मतलब है 5 किलो ओम्स बनता है 2 पार्ट्स। सो अगर एक पार्ट निकालना है तो ये बनेगा 2.5 किलो ओम्स। क्लियर? और अगर 3 पार्ट्स निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 7.5 किलो ओम्स हो जाएगा। की करेक्ट आंसर, चुटकी में निकलेगा आंसर, चुटकी में निकलेगा ये। हम करंट निकाल के कर सकते हैं? यार क्यों लंबी कर रहे हो, अल्लाह के बंदे, यूं सवाल सॉल्व होता है? 30 सेकंड के क्वेश्चन को तुम 1.5 मिनट्स में ले जा रहे हो, क्या जरूरत है? क्यों करो? ठीक है, 2 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस are connected to the main supply. The cable connected to one appliance includes an earth wire. The cable connected to the second appliance does not need an earth wire. What is the reason? प्लास्टिक की उस पे इंसुलेशन होगी, ऊपर की बॉडी प्लास्टिक की होगी यार। अप्लायंस हैज अ मेटल केस, वन अप्लायंस हैज अ मेटल केस, वो कह रहा है एक का मेटल केस हो सकता है, ठीक है, और दूसरे के बारे में कह रहा है कि अदर का डज नॉट। ए करेक्ट आंसर है। क्लियर? क्या कह रहा है? द डायग्राम शोज अ सिंपल एसी जनरेटर, द मैग्नेट रोटेट्स अराउंड अ फिक्स coil wound round a fixed iron core. The electromotive force EMF output is a sine wave. The series of the crest, zeros and troughs, सारी बातें बता दी। ठीक है, जनरेटर है ये। अब जनरेटर में क्या है कि ये कॉइल बीच में फिक्स है, लेकिन ये रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये यूं रोटेट कर रहा है, ये यूं रोटेट कर रहा है। आ रही बात समझ में? अच्छा, उसने वो सीन दिया हुआ है, चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, सही तो बताया था मैंने। ठीक है, यूं रोटेट कर रहा है। क्लियर? ये रोटेशन हो रही है इसकी। विच स्टेटमेंट अबाउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज करेक्ट? ठीक है भाई, यहाँ पे ईएमएफ जो है वो मिनिमम होगा, यहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम होगा, यहाँ पे ईएमएफ जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है, क्यों मिनिमम होगा? आपको पता है कि जब भी कॉइल वर्टिकल पोजीशन पे होता था, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपने ये पढ़ा था, याद करें, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से वो साउथ नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जब भी इस तरह से वर्टिकल हुआ करता था, मैग्नेटिक फील्ड यूं जाती थी, तो उस वक्त आपको पता है कि जो कटिंग होती थी, रेट ऑफ कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो चलो ये वर्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, ऐसे जा रही है, तो कटिंग सबसे ज्यादा ऐसे होंगी कि यूं होंगी? सबसे ज्यादा कट कहाँ होंगी? हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल पे सबसे ज्यादा कट होंगी, श्योर? जी, मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, हाँ जी। मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है। अब देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, जब मैग्नेटिक फील्ड यूं जाएगी तो ये कॉइल घूमेगा, राइट से ही कॉइल रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में,
तो जब इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाला जो उसका एरिया साइड है कॉइल की, और एक ये साइड है, ये साइड ऐसे ऊपर जाके ऐसे काटेगी, और ये वाली साइड जो मेरी ये वाली फिंगर है ये नीचे जाके ऐसे काटेगी। दोनों एक ऊपर जाके काट रही होगी, एक नीचे जाके काट रही होगी। ये वाला एरिया देखो, कॉर्नर वाला, सामने वाला और बैक वाला, फ्रंट और बैक नहीं देखोगे, सिर्फ साइड के देखोगे। तो हॉरिजॉन्टल पे सबसे, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जाते हुए सबसे ज्यादा लाइन कटेगी, सबसे ज्यादा ईएमएफ तब होगा, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूं जा रही हो, ऐसे जा रही हो, या इस तरफ जा रही हो, और कॉइल आपका हॉरिजॉन्टल हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूं वर्टिकल जा रही है, कॉइल उसी डायरेक्शन में अलाइन है, तो भी सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कटेगी। क्लियर, आ रही बात समझ में? लेकिन अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड यूं ऐसे जा रही है और आपका कॉइल ऐसे रखा हुआ है वर्टिकल, सो वर्टिकल का मतलब अब इस टॉप वाली लाइन को देखो और नीचे वाली को देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूं जा रही है ऐसे। तो अब ये जब घूम के हॉरिजॉन्टल जा रहा होगा तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे हल्का सा यूं राइट पे जाएगा, और ये कहां सा हल्का सा लेफ्ट पे जाएगा। तो दे विल नॉट कट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड काटेंगे नहीं, क्योंकि ये उसी के डायरेक्शन में जा रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये नहीं काटेंगे। सो वर्टिकल पे कटिंग सबसे कम होगी, जब फील्ड लाइंस यूं जा रही है, ऐसे जा रही है, तो उस पर कटिंग सबसे कम होगी, ठीक है। और अगर फील्ड लाइंस यूं ही जा रही है और ये हॉरिजॉन्टल रखा है, तो फील्ड तो कटिंग सबसे ज्यादा होगी। क्लियर, जहां ज्यादा कट होगा वहां पे ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। इज इट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड गाइस? समझ आ रही है? अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है ऐसे, नॉर्थ से साउथ। क्लियर, नॉर्थ से साउथ जा रही है, कॉइल ऐसे कैसे रखा हुआ है, कॉइल की डायरेक्शन आप देखो, ये कॉइल की डायरेक्शन है। इज इट क्लियर? यहाँ पे कॉइल की डायरेक्शन यूं है और मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रही है। यहाँ पर कॉइल और मैग्नेट दोनों सेम डायरेक्शन में अलाइन है। इज इट क्लियर? तो अंडरस्टूड है, सबसे ज्यादा ईएमएफ कहाँ होगा, बताओ किस पोजीशन पे होगा? क्यू पे। वो क्यू पोजीशन पे। ये नॉर्थ पोल है, पीछे की तरफ साउथ पोल है। सो मैग्नेटिक फील्ड यूं ऐसे जा रही है, आपसे अवे जा रही है। क्लियर, ठीक है। और कॉइल कैसे रखा हुआ है, यूं रोटेट करके रखा हुआ है, कॉइल भी इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। कॉइल भी ऐसे ही रखा हुआ है ना, आप देखो कॉइल ये यहाँ पे ऐसे रखा है, और यहाँ पे लेट्स से नॉर्थ पोल है और पीछे लेट्स से साउथ पोल है, ठीक है। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से नॉर्थ से चलेगी और पीछे साउथ में अंदर की तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी अंदर की तरफ। क्लियर है? सो मैक्सिमम जो कटिंग होगी वो क्यू के ऊपर होगी, इस हिसाब से ए इसका करेक्ट आंसर बनता है। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं 32 के ऊपर। 32 क्या कह रहा है? क्या 24 वोल्ट पावर सप्लाई एंड 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर आर यूज टू लाइट अ 6 वोल्ट एंड 12 वोल्ट लैंप, ठीक है। 6 वोल्ट एंड 12 वॉट लैंप को जलाने के लिए वो कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर का यूज किया आपने। अब ट्रांसफार्मर में 24 वोल्ट का मतलब ये इसका प्राइमरी है और ये इसका सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। सो प्राइमरी 24 है, सेकेंडरी 6 है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सो इसका मतलब है अगर मैं रेशो देखूं 24 से 6 का, सो 24/6 करूं तो 4 का रेशियो आता है, ठीक है। यानी 4 टाइम्स वोल्टेज कम हो रहा है, ठीक है। और आगे पावर कितनी है, 12 है। सो जरा मैं यहाँ पे करंट निकाल लेता हूँ इस जगह पे। सो करंट एट सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू P/V। सो 12/6 इज इक्वल टू 2। सो करंट कितना आ गया सेकेंडरी पे, 2 एम्पियर है। सो प्राइमरी में करंट, अगर सेकेंडरी में 2 एम्पियर है तो प्राइमरी में करंट क्या होगा भाई, यकीनन कम होगा। अंडरस्टूड है? सही है। सो प्राइमरी में करंट कम है तो ये 2 अपॉन कितना फैक्टर है, 4, सो 2/4 0.5 ए आंसर बनता है। क्लियर? अब किसी के नहीं समझ में आ रही ये चीज तो क्या करे, तो वो फॉर्मूले से चले। फॉर्मूले से कैसे चलेंगे वो भी बता देता हूं, ठीक है। इसको शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा, वो फॉर्मूले से चले, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लो भाई, फॉर्मूला देख लो सबसे पहले। सो देखो सबसे पहले तो तुम P = VI, यहां से तुम करंट निकाल लो सेकेंडरी पे P/V। सही है। सो 12/6 करो तो ये 2 एम्पियर है, ये तो करना है, ठीक है। अब तुम्हारे पास है V प्राइमरी/V सेकेंडरी इज इक्वल टू करंट सेकेंडरी अपॉन करंट प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न एट प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न एट सेकेंडरी। ये फॉर्मूला है, यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। अब प्राइमरी क्या है, प्राइमरी पे 24 वोल्ट है, 24 अप्लाई करो। सेकेंडरी में कितना है, ये रहा सेकेंडरी, सेकेंडरी में 6 है, 6 अप्लाई कर दो, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत नहीं है, करंट पे बात करना है। तो सेकेंडरी पे करंट कितना है, 2 एम्पियर है, तो सेकेंडरी में 2 रख लो। नीचे क्या है, प्राइमरी का करंट ये निकालना है, ठीक है। वो यही तो कह रहा है प्राइमरी में करंट कितना है। सो अब आप देख लो 6 1 जा 6, देख लो 6 1 जा 6, 6 4 जा, और 2 वहां जाके सॉरी आई को उधर ले जाओ। सो ये IP
और 4 को इसकी जगह ले जाके डिवाइड कर दो, 2/4 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। आ गया ए, फॉर्मूले से भी आ रहा है, लॉजिकली भी आ रहा है, दोनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, द स्कैटरिंग पार्टिकल्स ऑफ अल्फा बाय अ थिन गोल्ड फॉइल, ये गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जिसको रुदरफोर्ड ने सुपरवाइज किया था। Provided by the scientists with the evidence of a nuclear atom, which particles were scattered by the gold nuclei in the thin foil alpha है, बच्चे को पता है अल्फा है। न्यूक्लियस से 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ए कितना होगा 17 प्लस 18, तो ये 35 हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है, एटॉमिक मास ऊपर 35 गिवन है। ठीक है, इधर आ जाओ। द डैश लाइन ऑन द ग्राफ शोज द डीके कर्व recorded from a sample of a particular radioactive isotope. The count rate include the background radiation. ये count rate है, और ये जो height है यहां से लेकर यहां तक, this is called background radiation BR. ठीक है, which curve shows the corrected count rate. corrected count rate का मतलब ये होता है, corrected count rate का मतलब होता है कि जो count rate आ रहा है उसमें से background radiation को subtract कर दो। ठीक है, वो करेक्टेड काउंट रेट होता है, और उसी को हम एक्टिविटी कहते हैं। ए लेवल्स में जाके इसे एक्टिविटी पढ़ोगे। क्लियर, वर्ड ही एक्टिविटी है। ठीक है, अब सीन ये है कि ये जो ग्राफ है ये काउंट रेट का है, ये काउंट रेट है, और अगर मैं सारे पॉइंट्स में से, ये सारे पॉइंट में से काउंट रेट में से बैकग्राउंड रेडिएशन को माइनस करता हूं, यानी इन तमाम पॉइंट्स में से बैकग्राउंड रेडिएशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये पूरा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा एज इट इज, यानी रियल लाइन नीचे चली जाएगी। क्लियर, ऊपर ये डॉटेड लाइन है, नीचे रियल चली जाएगी। तो अब नीचे लाइन कौन सी जा रही है इसको देखो। सो ये नहीं हो सकता, इसमें रियल ऊपर है, डॉटेड नीचे। ठीक है, ये नहीं हो सकता, इसमें रियल नहीं, रुको, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डॉटेड नीचे रियल ऊपर है। बी और सी में से एक आंसर होगा। अब मैं कह रहा हूं सी भी नहीं हो सकता, रीजन ये है कि भाई यहां तक तो गैप ज्यादा है, यहां पे आके गैप कम किस खुशी में हो गया। जब बैकग्राउंड रेडिएशन कांस्टेंट है और हर जगह से इक्वल डिस्टेंस रखती है, हर वैल्यू से इक्वली सब्ट्रैक्ट की जाएगी, तो भाई यहां पे आके नीचे आके डिस्टेंस कैसे कम हो गया, सी भी गया, बी इसका करेक्ट आंसर है। डू यू अंडरस्टैंड, समझ आई बात। क्लियर, अब आ गया अगले पॉइंट के ऊपर। ये क्या है, विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी सोर्स इज सुटेबल फॉर यूज एंड मेजरिंग द कंट्रोलिंग थिकनेस ऑफ पेपर इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। बीटा को इस्तेमाल करते हैं, बीटा को इस्तेमाल करते हैं। अल्फा बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन कैपेसिटी, अल्फा यूज नहीं करते, बी और अल्फा पेपर से रुक जाता है। ठीक है, बीटा को यूज किया जाता है, बीटा गुजर जाता है, एक बात। दूसरी बात, इसकी लास्ट जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट यूज नहीं करते, लॉन्ग यूज करते हैं। क्यों, अगर शॉर्ट होगी, फर्स्ट करो 1 महीने की होगी, तो 1 महीने के बाद वो मशीन काम करना बंद कर देगी, चेक करना बंद कर देगी। क्यों, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स बीटा इमिट कर चुके होंगे, उनकी हाफ लाइफ गुजर चुकी होगी, अब उनका काउंट रेट जो है वो डिक्रीज हो चुका होगा, वो काम ही सही से नहीं करेंगे, तो इसलिए हाफ लाइफ वो लॉन्ग रखी जाती है ताकि ज्यादा देर तक मशीन काम करे। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर, आगे आ जाओ। A medical tracer is used to investigate a tumor in the patient. The graph shows the corrected count rate. Corrected count rate का मतलब होता है एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी। ठीक है, वो क्या रहा है, और इसमें आपको ये जो हाइट है ये बैकग्राउंड रेडिएशन नहीं देती बैकग्राउंड रेडिएशन। What is the half life? इनिशियली 10,000 काउंट है, इसका हाफ कर दीजिए 5,000 से इधर आइए, नीचे आइए, कितना हो गया 2। सो ये 2 मिनट्स की हाफ लाइफ होगी, हर 2 मिनट के बाद उसके काउंट आधे हो रहे होंगे। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। द अर्थ ऑर्बिट द सन इन अप्रोक्सीमेटली 365 डेज। द एवरेज रेडियस इज इतना। व्हाट इज द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड। मैं आंख बंद करके इसका आंसर ए कर रहा हूं टेक, उसकी वजह मैं कैलकुलेट कर चुका हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, इसलिए मुझे पता है अप्रोक्सीमेटली 29,000 समथिंग इसकी वैल्यू आती है। एनीवेज, हम कैलकुलेट करते हैं सरकमफेरेंस अपॉन पीरियड से। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो बीच में आपका सन है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे अर्थ है, तो ये घूम रही है, चक्कर लगाएगी, तो एक चक्कर लगाएगी तो सरकमफेरेंस कंप्लीट करेगी। ठीक है, सो सरकमफेरेंस 2 पाई आर अपॉन टी, यानी पीरियड। सही है, सो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखिए, आर यहाँ पे गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, ये अर्थ है, ये सन है, 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई पीरियड कितना है 365 डेज। एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, सॉल्व कीजिए 29,000 कुछ आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार इज करेक्ट। ऑल द स्टार्स इवेंचुअली रन आउट ऑफ द हाइड्रोजन फ्यूल। भाई ये सही है, तमाम स्टार्स में हाइड्रोजन ही इस्तेमाल होती है एज ए फ्यूल, वो हीलियम में कन्वर्ट होती है, और अगर बहुत बड़ा स्टार है
यानी हमारे सोलर मासेस के 10 टाइम्स के करीब करीब या उससे ज्यादा बड़ा है। सो फिर हीलियम भी आगे जाके कन्वर्ट होती है किसमें, ट्रिपल अल्फा रिएक्शन से कार्बन में, और कार्बन से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनती है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर छोटा स्टार है तो हीलियम पे जाके अल्टीमेटली सिस्टम रुक जाता है और स्टार जो है वो बुझना शुरू करता है, फिर अपना साइज बड़ा करता है, रेड जाइंट बनाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, आ रही बात समझ? तो ये 39 का ए है। लेट्स टॉक अबाउट 40। 40 में कह रहा है गैलेक्सी ऑफ द डिस्टेंस इतना, ये डिस्टेंस है और स्पीड दी हुई है इतनी। व्हाट इज द हबल कांस्टेंट कैलकुलेटेड यूजिंग द डाटा एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गैलेक्सी एट डिस्टेंस इतना। ठीक है, सबसे पहले हबल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा? आपको पता है फॉर्मूला, पता है फॉर्मूला क्या होता है? V is equals to H naught D. So V upon D is equals to H naught. So वैसे भी 2.3, 2.2 एक्सपोनेंट 10 की पावर -18 है। So ये तो हो भी नहीं सकते हबल कांस्टेंट, वैसे फिर भी कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। So V कितना है? 7000 किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 3.1 इंटू 10⁻21 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, सॉल्व कीजिए। 2 पॉइंट कितना आ रहा है? 3 इंटू 10 की पावर -18। सो ए और बी में से आंसर हो सकता है सी और डी का है। क्लियर? अब वो अगला क्या कह रहा है? अब उसने एक और कंडीशन दी, हबल कांस्टेंट को यूज करो और स्पीड पता करो गैलेक्सी की जो कि इतनी दूर है। मुझे क्या निकालनी है? मुझे निकालनी स्पीड। सो v इज इक्वल टू h नॉट। h नॉट क्या है? 2.3 इंटू 10 की पावर -18 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 6.2 इंटू 10⁻21 दिया हुआ है। सो 21 इंटू 10⁻3 ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बल्कि जरूरत नहीं मीटर्स में कन्वर्ट करने की, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर बताते हैं जी। मल्टीप्लाई कीजिए, किलोमीटर में ही आंसर आएगा, किलोमीटर पर सेकंड। जी बताइए जरा आंसर क्या आ रहा है? 14,000 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है,